इजराइल ईरान सीज फायर पहले से ही फायर से भरा हुआ है। ऐसे में नए वॉर फ्रंट का खुलना क्या मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी है? क्या कतर ईरान की तरह इजराइल से बदला ले पाएगा या फिर ईरान और उसके प्रॉक्सी को निपटाने के लिए मिली भगत का ये पूरा खेल चल रहा है? पूरे वॉर गेम को समझने के लिए सबसे पहले मिडिल ईस्ट के उस फ्रंट का फैक्टर समझिए जहां अमेरिका भी दल बल के साथ मौजूद है और हमास के बड़े चेहरे भी पनाह लिए हुए हैं। कभी तालिबान की टॉप लीडरशिप भी यहीं थी और ये देश है कतर। जिसके दिल यानी दोहा को इजराइल ने पहली बार तब दहलाया जब कुछ दिन बाद कतर के अमीर की ट्रंप से मुलाकात होने वाली थी। ईरान और लेबनान को घर में घुसकर मारने के बाद एक और डेयरिंग कदम बढ़ाते हुए इजरायली फौजों ने कतर पर बम गिराया। हवाई हमला कर हमास के पोलित ब्यूरो के नेताओं को मारने का दावा किया, मगर इजराइल का यह ऑपरेशन भले ही पिन पॉइंट न रहा मगर कतर में इजराइल के खेल ने बड़े खतरे की घंटी जरूर बजा दी कि आखिर इजराइल कतर जैसे देश में हमले कैसे कर पाए। अमेरिका और कतर के एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे चकमा दे पाया और क्या कतर ईरान बनकर अपना बदला ले पाएगा? इजरायली फाइटर जेट को कतर के अंदर तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब और जॉर्डन के ऊपर से करीब 2000 किलोमीटर की उड़ान भरनी पड़ती। इसीलिए दोहा में अपने हाई रेटेड टारगेट को खत्म करने के लिए इजराइल ने लाल सी से मोर्चा खोला। विध्वंसक आंधी सिर्फ एक सीमा को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डरा रही है। दोहा में इजराइल ने जहां अटैक किया था वो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस से लगभग 25 किलोमीटर ही दूर है। ये दोहा का एक पॉश इलाका है, इसीलिए इस हमले के लिए सटीक तालमेल की जरूरत थी। तो क्या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही थी? कतर के अंदर इजरायली हमलों ने एक चीज तो साबित कर दी है कि जिन हथियारों के बल पर अमेरिका अपनी दादागिरी पूरी दुनिया में दिखाता है, यूरोप अपनी दादागिरी पूरी दुनिया में दिखाता है, उनको भी नष्ट किया जा सकता है। बात एयर डिफेंस सिस्टम की हो और यूएस के पैट्रियट की बात न करी जाए तो ये कभी भी बात कंप्लीट नहीं होती है। अब यूएस पैट्रियट्स एयर डिफेंस सिस्टम कतर की सुरक्षा करने में, दोहा की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। इसके साथ ही साथ टाइफून सिस्टम यूरोप का वो भी पूरी तरह से विफल रहा है। ये दिखाता है कि इजराइल ने ऐसी सेंध मारी है जिससे कि ये सारे के सारे तथाकथित बड़े हथियार सिर्फ कागजी शेर बन के दिखाई दिए। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठन जिनके जरिए ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध के 3 फ्रंट खोल रखे थे, उन्हीं संगठनों को खत्म करने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। किसी भी देश के अंदर अपने दुश्मनों के तहखानों पर तबाही की मिसाइल बरसाने की हुंकार भर रहा है। अब सवाल है कि इजराइल का ये बारूदी इंतकाम कहां जाकर रुकेगा? क्या अमेरिका इजराइल के लिए नई लक्ष्मण रेखा खींच पाएगा? किस तरह इजराइल समिट ऑफ फायर के जरिए अमेरिका की बेचैनी बढ़ाई, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। Oh my God!
Oh my God. Oh my God. कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये मीटिंग 12 सितंबर को न्यूयॉर्क में डिनर के दौरान हुई। व्हाइट हाउस ने मीटिंग की पुष्टि की, मगर मीटिंग को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ और इसमें सबसे अहम रही टाइमिंग। इजराइल के हमले के 3 दिन बाद ही कतर और अमेरिका की सुपर टॉप लीडरशिप में डिनर डिप्लोमेसी का दांव चला गया। इसके फौरन बाद ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। कतर को भरोसे में लिया कि इस तरह के हमले भविष्य में दोबारा नहीं होंगे। ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले कतर के प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ भी मीटिंग की थी। लेकिन दुनिया जानती है कि डिप्लोमेटिक दांवपेच और जमीन पर युद्ध दोनों की कीमत अलग होती है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुले मंच से ये ऐलान कर चुके हैं कि जिन जिन देशों ने उनके दुश्मनों को पनाह दे रखी है उसे या तो वो देश निपटाएं या फिर इजराइल निपटाएगा। So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No. They applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. नेतन्याहू की इस धमकी ने मुस्लिम देशों में खतरे की घंटी बजा दी। यही वजह है कि अब अरब देशों के बीच गोलबंदी भी नए सिरे से होने लगी है। इसमें एक और प्लेयर की एंट्री हुई, इजिप्ट यानी मिस्र की। कतर पर इजरायली हवाई हमले के बाद अब इजराइल मिस्र की राजधानी काहिरा में हमास नेताओं को निशाना बनाने के लिए अपने पत्ते बिछा रहा है, जिसके चलते 58 साल बाद एक बार फिर इजराइल मिस्र में युद्ध के सायरन बजने लगे हैं। मिस्र के टॉप अफसरों के हवाले से मिडिल ईस्ट आई ने अपने रिपोर्ट में दावा किया। एक हाई लेवल खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इजराइल काहिरा में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, हमास नेताओं की हत्या की साजिशें रच रहा है। अगर इजराइल ने मिस्र में अटैक किया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में दोस्त के दुश्मन बनने की कहानी शुरू हो गई है। कतर, ट्यूनीशिया और लेबनान जैसे देशों का हाल देखकर अब मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में खौफ बढ़ गया है कि जब अमेरिका के 10,000 सैनिक और एडवांस डिफेंस सिस्टम रहते हुए कतर नहीं बच पाया तो फिर मिस्र जैसे देशों का क्या होगा। इसी डर के चलते इजराइल को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। A year later, they came back and agreed that they will end all of this nonsense. And they signed an agreement. And nothing happened. So this time, we said, you know what? We're not going to deal with you. Unless you change. This, we will not allow you. There's a list of terror financiers. कतर जैसे मजबूत देश में हमला करने के लिए इजराइल ने समिट ऑफ फायर नाम से ऑपरेशन चलाया था। जिसमें इजरायली वायुसेना ने 15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। इन विमानों ने एक ही टारगेट पॉइंट से कम 10 मिसाइलें फायर की
और सभी इजरायली विमान ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद सुरक्षित लौट आए। वो भी तब जब कतर में दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम तैनात है। क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर धर्म युद्ध की बिसात बिछ गई? क्या एक बार फिर मुस्लिम देश बनाम यहूदी देश के बीच महायुद्ध की आग भड़कने वाली है? सवाल उठे मुस्लिम देशों की मोर्चाबंदी से। इसके साथ ही साथ इजराइल के संभावित हमलों के खिलाफ इन देशों की तैयारियों से। इस अदावत की आग में इजराइल का कट्टर दुश्मन तुर्की लगातार घी डालने का काम कर रहा है। तुर्की ने इस साल अगस्त में इजराइल से रिश्ते तोड़ दिए थे, हवाई क्षेत्र और बंदरगाह बंद कर दिए। नेटो देश तुर्की का नंबर आ सकता है। इजराइल के फाइटर जेट अब तुर्की को निशाना बना सकते हैं। यूरोप के इस नेटो देश की इजराइल से लंबी अदावत रही है, लेकिन तुर्की के लिए वही सीन बन रहा है जो कतर में दिखा। अब तक हमास के नेता विवाद में मध्यस्थ कतर को सुरक्षित समझते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमास के नेता तुर्की को इसलिए सुरक्षित मान रहे हैं क्योंकि वो नाटो का सदस्य है। इसलिए सवाल यह है कि क्या इजराइल नाटो सदस्य देश इजराइल पर हमले करके नाटो के आर्टिकल 5 का शिकार बन सकता है? अरब में ये चर्चा आम है कि अब ना तो नेटो का अम्ब्रेला मुस्लिम देश तुर्की को बचा सकता है और न ही अमेरिका से मजबूत रिश्तों की सुरक्षा गारंटी अरब के बाकी देशों के काम आने वाली है। इसीलिए अरब के देश अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। ऐसे हालात में इस्लामिक देश मिलकर इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर सकते हैं। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये देश मिलकर इजराइल पर दबाव बढ़ाने के कवायद। मिडिल ईस्ट में स्टेट को बचाने के लिए अमेरिका पर बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का ऐसा घातक वॉर जोन बन गया है जहां रेत के हर खतरे में खून के छींटे हैं। और इस वॉर जोन में अभी तक ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका आमने सामने थे, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ चुका है। लाल सागर में जितना पानी बह गया उससे कहीं ज्यादा यहाँ का सिनेरियो बदल गया। ऐसे में मिस्र और तुर्की इजराइल का अगला टारगेट बन जाएं तो कोई हैरत की बात नहीं। मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस में शिफ्ट साफ दिखाई दे रहा है। इजराइल अब धीरे धीरे डोमिनेंट पोजीशन पर आता दिखाई दे रहा है और ईरान की जो ताकत थी वो अब कमजोर होती दिखाई दे रही है। ईरान के प्रॉक्सीज लगभग सिमट चुके हैं, वो भी अब एक ताकतवर पहचान नहीं रख पा रहे हैं। टर्की और सऊदी अरब जैसे देश इस पूरे पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं और इसी वजह से वो सिर्फ अपने आंतरिक सुधारों के ऊपर, अपनी मजबूती के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल पचड़ों से बचना चाह रहे हैं। ईरान इजराइल में 12 दिन तक छिड़े युद्ध में कहानी जहां खत्म हुई थी, एक और युद्ध की कहानी फिर वहीं शुरू हो गई। जून में दुनिया ने देखा था एक ऐसा युद्ध जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया के नक्शे से एक दूसरे को मिटा देना। उस 12 दिन का भयानक युद्ध में यही वो कतर देश था जहां ईरान ने आखिरी हमला किया था। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े आर्मी और एयरबेस मिसाइल्स और ड्रोन से हिट किया था। युद्ध के 12वें दिन में यह पहली बार था जब कोई अमेरिकी बेस सीधे ईरान के निशाने पर आया था। इस बेस पर 8000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी वायुसेना के घातक विमानों की तैनाती है और ये सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ईरान ने हमला कर अमेरिका को खुला चैलेंज किया था। सबसे अमीर मुस्लिम देशों में से एक कतर भी हैरान परेशान रह गया था और एक बार फिर वही कतर युद्ध का मोर्चा बन गया।
यानी ये वर्चस्व की जंग से कहीं ज्यादा खुद का वजूद बचाए रखने की जंग, इसमें धर्म, ताकत, परमाणु पावर का ऐसा तिलिस्म जिसमें किसी एक देश की तबाही तय है और इसकी जड़ में है परमाणु हथियार। खतरे का सायरन लगातार बज रहा है। एक युद्ध के महायुद्ध और परमाणु युद्ध में बदल जाने का खतरा साफ साफ दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।